नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, यहाँ पर हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अच्छी तरह से क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। मैं आपके पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स को देख रही थी कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपके 2021 लॉ एंट्रेंसेस के लिए। तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पर आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताया जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स आपने डेफिनेटली करने हैं यदि आप 2021 के लीगल एंट्रेंसेस को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो सारे के सारे आपका ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपका DU-LLB हो गया, आपका MH सेट हो गया, सारे के सारे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस LSAT हो गया, सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रेस्टिजियस जो लॉ एंट्रेंसेस हैं उनको किस प्रकार से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपने पांचों कंपोनेंट्स को अच्छा कर सकते हैं, वो सारी डिटेल सारी स्ट्रैटेजी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छी तरह से आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो अच्छी तरह से उसे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप प्लीज़ याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके कुछ 11 टॉपिक्स हैं जो मुख्यतः बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कल जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही होंगी एक पर्टिकुलर क्लास के अंतर्गत, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिलेटेड भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बता दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अमनदीप राणा हैं, अंकित बेनीवाल हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर चौधरी विपिन कुमार भी हैं। तो यहाँ पर क्रैश कोर्स के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम अच्छी तरह से देखेंगे। याद रखिएगा कि मुख्यतः आपके 11 टॉपिक्स हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ को हम अच्छी तरह से क्लास में करेंगे और मैं जब आपको बता दूंगी, मैं आपको इसके बाद एक कंपाइल्ड PDF भी दूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं तथा आपके जो केसेस हैं उन लॉ से रिलेटेड उनको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि उन पे आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको उन केसेस के बारे में होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। जैसे मैं कल टीवी पे न्यूज़ देख रही थी, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लीगल अवेयरनेस लोगों में नहीं होती है। जैसे कल सब क्या कह रहे थे, कल जब अगर आपने कल का न्यूज़ देखा होगा, अगर आप प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे होंगे, इंग्लिश चैनल्स पे देख रहे होंगे या हिंदी चैनल्स पे देख रहे होंगे, तो वो लोग क्या कह रहे थे, अरे दीपिका पादुकोण ने बहुत गंदा किया, उनको सारे ब्रांड से हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। पर एक लॉ के पर्सपेक्टिव से आपने याद रखना है कि ये इतना ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज का आपका जो कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन भी पोस्ट हुआ है कि आपका जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो आपकी अनुमति के बिना कोई ले ही नहीं सकता है। तो लॉ रिलेटेड चीज़ें भी आपने ध्यान देनी है ताकि आप ऑब्जेक्टिवली किसी भी चीज के बारे में बोल सकें। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं ऑलराइट और आपको कोई बोल देता है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि हाँ इट इज एन इंट्रूजन ऑफ प्रिवेसी। आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, आप लैंडमार्क जजमेंट्स बता सकते हैं जो राइट टू प्रिवेसी के अंतर्गत आई हुई हैं। तो याद रखिएगा कि आपके जो करंट अफेयर्स में हो रही हैं चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, अगर आप उनको केसेस के साथ रिलेट करेंगे तो आप एक और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पाएंगे और लीगल रीजनिंग में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये केसेस को अच्छी तरह से कर लिया होता और अगर आप कल के न्यूज़ देख रहे होते तो आप कहते भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे एकदम से वो बिहाइंड द बार्स चली जाएगी, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अगर वो अपने लॉयर्स को अच्छी तरह से अप्रोच करती है तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आज के क्लास के एंड में मैं आपको एक जोक भी सुनाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक रिवीजन कोर्स एक तरह से कर रही थी लॉ का। तो ये अपूर्व मिश्रा के द्वारा है, ही इज़ वन ऑफ द वेरी एमिनेंट लॉयर्स। इन्होंने हार्वर्ड के अंदर भी अपने लॉ रिलेटेड लेक्चर्स को दे रखा है। तो मैं इनका ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे ले रही थी तो इन्होंने एक जोक क्रैक किया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड ऑफ द क्लास में। इट्स अ जोक लेकिन ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लॉ को जानते हैं यू कैन एक्चुअली प्ले विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और आप लीगली अपराइट हो सकते हैं, स्ट्रेट के माध्यम से अपराइट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे। जी अरुण पांडे पूछ रहे हैं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना कितना इफेक्टिव रहता है। बच्चे देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अभी मत सॉल्व करना शुरू कीजिए। अभी एटलीस्ट अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 महीना दीजिए और एक बार सिलेबस अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन अप्रोच योर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। देखिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपके करंट अफेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आपका चेंज हो जाएगा, लीगल अवेयरनेस भी आपका चेंज हो जाएगा, जो लीगल न्यूज़ आए हैं वो भी आपके थोड़ी बहुत चेंज ही हो जाएंगे।
ओके। लेकिन ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग या फिर आपका जो स्टैटिक लॉ का पार्ट है उसमें काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग एक तरह से एक डेमो सेशन देख रहे हैं, डेमो इन द सेंस में डेमो भी नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं क्रैश कोर्स के अंतर्गत, जहां से आपके बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और ये है आपके मौलिक अधिकार। ये है आपके मौलिक अधिकार। देखिए, जब आप पॉलिटी में ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आप करते हैं कि दीज आर फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन लॉ के पर्सपेक्टिव से आपने जानना है दैट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। लॉ के पर्सपेक्टिव से आपने क्या जानना है कि ये जो आपके नियम हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें भी आपकी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो जब आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल राइट्स को कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे मुख्य अधिकार हैं, ये हमारे अधिकार हैं। लेकिन जब आप लॉ पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि ये लॉ, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। और ये आपको क्यों दिए जाते हैं? ये आपको दिए जाते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली गो अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट के अगेंस्ट इन द सेंस कि अगर स्टेट आपको कुछ प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो यू कैन एक्चुअली गो। अभी मैं आपको कुछ केसेस बताने वाली हूँ, जैसे मैं आपको एक केस बताऊंगी, एयर इंडिया का केस, ठीक है। एयर इंडिया में क्या हुआ था? एयर इंडिया में कह दिया गया था कि अगर आप एयर होस्टेस हैं तो आप 35 के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो वहां पर एक इन्होंने केस लड़ा, जिसके बाद इन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि एक एयर होस्टेस को एक एज का होना चाहिए। और तभी भी आप देखेंगे कि अगर आपने कभी भी प्लेन में ट्रैवल किया है तो बाकी जो एयरलाइंस होती है उसमें थोड़ी यंग सी आपकी एयर होस्टेसेस होंगी, लेकिन एयर इंडिया में आपको हर एक एज की एयर होस्टेसेस मिलती हैं। वो इस लैंडमार्क जजमेंट की वजह से था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एयर इंडिया को ये रूल हटाना पड़ेगा कि 35 के बाद कोई एयर होस्टेस नहीं बनेगी, वो रिटायर हो जाएगी, ठीक है, या बच्चा पैदा होने के बाद वो रिटायर हो जाएगी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फंडामेंटल राइट्स जो आपके दिए गए हैं उनको एक तरह से ये डिसोबे कर रहा है। तो हम लोग कुछ केसेस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं, ओके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग कुमकुम दुर्व बच्चे, कमल बच्चे, आपको सारा का सारा स्केड्यूल, ये सारा जो आपका इंग्लिश का मैराथन कब होगा, आपकी क्लासेस कैसे कंडक्ट करवाई जाएंगी, आपके सेशंस कैसे कैसे होंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल अच्छी तरह से बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी अभी अच्छी तरह से प्लान आउट कर रहे हैं, हम सारी टीम पूरी अच्छी तरह से प्लान आउट कर रहे हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। राइट, हर्षित 2799 कह रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है, यस ऑफ कोर्स बिकॉज मैरिजुआना हो गया या ये सारे ड्रग्स जो हैं, इवन दो पिटिशंस डाली गई हैं कि इन ड्रग्स को एक तरह से परमिसिबल करना चाहिए क्योंकि ये अल्कोहल की जितनी ही होती हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में एज ऑफ टुडे ये सारे के सारे इलीगल हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कंज्यूमिंग ड्रग्स तो आपको प्रॉपर पनिशमेंट तो दी जाती है इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, दैट्स एब्सोल्युटली दैट, ठीक है, बट यू कैन एक्चुअली प्ले अ रॉन्ग, ओके। सुधांशु यादव, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपकी मॉर्निंग में होती हैं एप्लीकेशन पर, आप जुड़ सकते हैं उन क्लासेस के साथ, ओके। ऑलराइट, अरुण पांडे, ऑल द वेरी बेस्ट। उसके अंदर भी ये जो सारी के सारी क्लासेस हैं इनमें हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सारे एंट्रेंसेस में भी काफ़ी हेल्प मिले, ओके। गुड मॉर्निंग रूपा कुमारी। चलिए आइए फटाफट से देरी नहीं करते हुए ब्रीफली आज कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको हर एक यूनिट के बाद एक पीडीएफ प्रोवाइड करा करूंगी, वैसे तो हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ उस पीडीएफ को जो हर एक यूनिट के बाद में दिया करूंगी ना, अगर आपने डेली पीडीएफ को थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया है, उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। तो एक तरह से आपने अब अपनी रूटीन बना लेनी है, अब एक फ्रेश नोटबुक बनाइए कल से। आज फिर भी अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुनिए, थोड़ा देखिए कि क्या मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है इन सारी चीजों में या नहीं जाग रहा है। लेकिन कल से आपने क्या करना है बच्चे, कल से एक फ्रेश नोटबुक बनाइए, लॉ की फ्रेश नोटबुक बनाइए, इंग्लिश की फ्रेश नोटबुक बनाइए, रीजनिंग मैथ्स की एक अलग से नोटबुक बनाइए, अच्छी तरह से हर एक चीज को करिए। और आप देखेंगे कि लॉ के पार्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजें वैसे भी आपके अन्य एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगी। और लॉ वाला जो पार्ट है ये आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लैट पीजी कोर्स के लिए जाएंगे जब आप, या अपने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जाएंगे, उनमें बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सुधांशु यादव, गुड मॉर्निंग।
ऑल द वेरी बेस्ट खुशनसीब अलवी, जितनी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी इस एग्जाम के लिए भी वो भी हम इन क्लासेस के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए, अब प्लीज याद रखिएगा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हम लोगों ने कहां से बोरो करे हैं, ये हम लोगों ने हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की जो संविधान है वहां से बोरो करे हैं। याद रखिएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आपके पार्ट 3 में पाए जाते हैं, ये आपके पार्ट 3 में पाए जाते हैं, तो पार्ट 3 में पाए जाते हैं और ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से बोरो किए गए हैं। ये आज भी प्रश्न आपके लॉ एंट्रेंसेस में पूछा जाता है। उल्टा ये एक प्रश्न आपको आपके कम्युनिटी में पिछले परसों मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी पे आया था। अच्छा, और डेली बेसिस पे जो कम्युनिटी पे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें देखा कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जानबूझ के मैंने नार्को टेस्टिंग वाला आज डलवाया था, बिकॉज ये चीजें चल रही हैं, आपके अनुमति के बिना कोई आपको नार्को टेस्ट नहीं करवा सकता है। फॉर एग्जांपल कल क्या हुआ था, कल सब लोग कह रहे थे कि अरे दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है करिश्मा, उनके साथ ये मैसेजेस आए हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर शी कैन एक्चुअली डिनाई, दीपिका पादुकोण कैन एक्चुअली डिनाई टू गिव हर फोन एंड शी इज हैविंग फुल राइट्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। राइट टू प्रिवेसी कहां पर आ रहा है, राइट टू प्रिवेसी आपके भारत के संविधान में कैसे दे रखा है, या राइट टू प्रेस कहां पे दे रखा है, वो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम करेंगे भी। ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। ओके, इन्हें ध्यान में रखिएगा, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी एंगेजिंग विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां तक आज का आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम जो भारत के नागरिक हैं हमारे अधिकारों को एक तरह से गार्ड किया जाए, हमारे जो सारे के सारे अधिकार हैं उन्हें एक तरह से गार्ड किया जाए। और जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा जिन लोगों का इलाहाबाद का जैसे एग्जाम है, आप लोग लेबर बिल्स को जरूर देख के जाइए। जैसे कल ही आपके जो लेबर बिल्स आए, परसों आपके जो 3 लेबर बिल्स आए हैं, तो वो 3 लेबर बिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो फार्म ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं 3 दिनों में, कई सारे लोगों ने इनकी आलोचना की है कि भाई ऑपोजिशन को तो बिल्कुल दबा दिया गया था, तो काहे कि ये बिल्स आए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखिएगा। ये जो आपके बिल्स हैं रिसेंट आ रहे हैं, इनको आप अगर देखेंगे तो आपको पहले वाली न्यूज़ भी पता चलती रहेगी। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। थैंक यू खुशनसीब, बहुत बढ़िया। और अगले साल के लिए हम लोग मतलब ये जो 2021 वाला बैचेस है, इसमें सारे के सारे वीडियोस आपकी रिवैम्प्ड होके आ रही हैं, सारे आपके प्रेजेंटेशंस अच्छी तरह से बन के आ रही हैं, तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर देना। ठीक है, ओके। कोई सामान रिसीव नहीं करता है तो पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? हर्षित देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है। आपको याद है हम लोगों ने करा हुआ है आपका मेंस रे, मतलब बेसिकली आपका एक्शन और इंटेंशन दोनों लॉ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, यदि आपका इंटेंशन था, ठीक है, तो भी आप कल्पेबल माने जाते हैं एक तरह से। लेकिन अगर आपने इंटेंशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटेंशन है कि भाई मैं वहां के राष्ट्रपति को मार देना चाहता हूं, लेकिन कोई एक्शन आपने परफॉर्म किया भी होना चाहिए, हो सकता है वो फेल्ड एक्शन हो गया, तो आप कल्पेबल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप कल्पेबल है। ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से इसको भी डिस्कस करेंगे हर्षित, क्योंकि ये टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है फंडामेंटल राइट्स का? मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे राइट्स जो हैं वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन प्लीज याद रखिएगा एक चीज जो आपको लॉ पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, और वो चीज आपकी क्या है, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें भी एक्सेप्शंस आती है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं जब आपको ये दोबारा से टॉपिक करवाऊंगी तो हम मंडल कमीशन के बारे में देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आती है। तो मंडल कमीशन के अनुसार किस प्रकार से आपको ओबीसीज को, आपने बैकवर्ड क्लासेस को एक परसेंटेज दे दिया रिजर्वेशन का, तो मतलब कि सब लोग एक बराबर नहीं ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है दैट दीस आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, दीस कैन एक्चुअली बी चेंज्ड, इनमें भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनके अंतर्गत भी आपके क्या आ जाते हैं, इनके अंतर्गत भी आपके एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जिनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनमें भी आपके एक्सेप्शंस आ रहे हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट।
ठीक है। लेकिन प्लीज याद रखिएगा कि इनमें भी ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, इनमें भी आपकी एक्सेप्शंस आती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसको हम अच्छी तरह से, ये वाला जो पॉइंट था ना कैच वाला, इसको हम अच्छी तरह से कल करेंगे। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा कि पहले तो आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया था बेसिकली। तो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो आपका मतलब लीगल राइट के एम्बिट में आ रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी अब इट्स नो मोर अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपका पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता था। ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको दोबारा से कल करवाने वाली हूँ, चिंता मत कीजिएगा। उन्हें बस आपने पीपीटी से जो आपकी प्रेजेंटेशन है उससे उतार लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना आपने। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा उसको देखने में, एंड ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के लिए भी कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर ध्यान में रखिएगा कि आपके फिलहाल जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं। हम अफेयर को याद रख सकते हैं, अफेयर यानी कि इलीगल संबंध बनाया आपने, ठीक है। हम अफेयर को याद रख सकते हैं। उसने जब अफेयर किया तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उसने दवा ली, ठीक है। उसने जब अफेयर किया तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसने दवा ली, ठीक है। उसने जब अफेयर किया, अफेयर की जगह आप इफेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आ जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाता है, फिर आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हिच इज एक्चुअली द बैकबोन अकॉर्डिंग टू बी.आर. अम्बेडकर। दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो बच्चे यहां पर आपने क्या याद रखना है, यहां पर ये एक तरीका है, एक ट्रिक है जिस प्रकार से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को याद रख सकते हैं कि उसने अफेयर किया, उस अफेयर की वजह से उसको एजुकेशन प्राप्त हुई, जिसके बाद उसने रेमेडी करी, जिसके बाद उसने दवा ली। और अफेयर में आपका क्या आ रहा है, अफेयर में आपका EFER आ रहा है, आपका राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन और साथ ही साथ में कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। इनको एक तरीका है ये याद करने का, आप अपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 मुख्य फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके संविधान में आपके आर्टिकल्स 14 to 35 में कवर हो रहे हैं, ठीक है। जो कि आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो रहे हैं, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, कल मैं आपको ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस करवा दूंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि विच पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हु सेड दैट ही इट्स द सोल, बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपके, अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17। तो ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आपके फंडामेंटल राइट्स से बनते हैं वो हम कल कर लेंगे। उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। डेमोक्रेटिक नेशन, ये आपको क्लैप के लिए भी हेल्प करेगा। अभिगर गुड मॉर्निंग, हर्षल चौहान गुड मॉर्निंग, कमल वेरी गुड, खुशनसीब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस में कहा कि सेक्युलर कंट्री में सड़क पर डारे दिया जा सकता है। जी शाहीन बाग का केस, तो शाहीन बाग वाला केस दैट्स ऑफ कोर्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने आलोचना भी करी कि मे बी इट वाज पॉलिटिकल, वो तो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। राइट एब्सोल्युटली, ठीक है। सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आपके आर्टिकल 14 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट याद रखना है वो ये है दैट स्टेट, आर्टिकल 14 में ये डिफाइन किया गया है that state can actually not deny any person equality before the law, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है that everyone should be treated equal according to article 14 of the Indian Constitution। इसके अंदर भी कैच है, इसके अंदर भी ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एंड वी विल बी लुकिंग एट दैट ऑल्सो कि कैसे कैसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कैसे कैसे आप इसके अंदर एक्सेप्शंस लेके आ रहे हैं। पर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, दैट स्टेट कैन एक्चुअली नॉट डिनाई। अच्छा, अब ये
ये कुछ चीजें ध्यान रखिए, ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके राइट्स है, ये जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, दिस इज एक्चुअली अवेलेबल टू बोथ द सिटीजंस ऑफ इंडिया एज वेल एज एनीवन हु इज एक्चुअली कम टू इंडिया एज अ फॉरेन गेस्ट ऑल्सो, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखना है, दूसरी चीज आपने ये याद रखना है कि किसी भी तरह की स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दी जाती है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती है, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन ऑल मैटर्स, ऑलराइट, इन ऑल मैटर्स। लेकिन प्लीज याद रखिएगा ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, These are not absolute, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल 361 में दे रखा है that the president of India cannot be arrested, ठीक है। जो स्टेट गवर्नर्स हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनका किस प्रकार से अरेस्ट होंगे वो आपके अलग है, तो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर। ये क्या आ गया है आपका आर्टिकल 361 में, क्या आ गया है, एक तरह से आपका एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। तो प्लीज कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो राइट टू इक्वालिटी है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, उसमें भी एक्सेप्शंस आती हैं। और आपके लॉ एंट्रेंसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये एक्सेप्शंस को जानें, आप ये एक्सेप्शंस को जानें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपके लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से आप इन एक्सेप्शंस को अगर जानते हैं तो दैट एक्चुअली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक केस देखिए यहां पर, ठीक है, एक केस देखिए यहां पर, और ये आपका केस क्या था, ये आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मजीद केस था। इसमें हुआ क्या था, इसमें बेसिकली आपके एक कॉलेज के अंदर इंटरव्यू को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, 33% इंटरव्यू को दिया जा रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है अगर कॉलेज के दाखिले के अंदर 33.5% वेटेज इंटरव्यू को दिया जा रहा है तो दाखिले में सिफारिश से लोग आसानी से आ सकते हैं। जब ये मामला गया ऑनरेबल कोर्ट के पास तो उन्होंने कहा कि दिस इज अनरीजनेबल, अगर आप किसी का भी दाखिला कराना चाहते हैं, किसी की भी भर्ती कराना चाहते हैं तो 15% से ज्यादा इंटरव्यू का स्कोर नहीं होना चाहिए, बाकी मेरिट पे होना चाहिए, ठीक है, बाकी आपका मेरिट पे होना चाहिए। ये चीज आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, ठीक है। बच्चे ये कौन है, ये डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन बच्चे हम लोग हर वीक, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट जो केसेस है सारे के सारे डिस्कस किया करेंगे, पर्टिकुलरली जो करंट अफेयर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑलराइट, ये याद रखिएगा। जी श्रुतिनाथ, बिल्कुल रेगुलर होने वाली हैं अब आपकी सारी की सारी क्लासेस हर एक टीचर के द्वारा, ठीक है, तो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा। तो ये जो आपका अजय हासिया केस था, इसने क्या कहा था कि जो आपका, ठीक है, जो आपका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था ये अपने एडमिशन के दाखिले में क्या कर रहा था, इंटरव्यू को दे रहा था 3313 ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद आपके कोर्ट ने कहा कि ये रूल इनका जो है ये अनिवार्य है, ये बिल्कुल खारिज ही कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा दिस इज एक्चुअली आर्बिट्ररी, गलत फैसला है, गलत निर्णय है, एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 कि जब आप इक्वालिटी नहीं दे पा रहे, इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो तभी क्या कहा, तभी कोर्ट ने कह दिया था कि 15% से ज्यादा आप इंटरव्यू को नहीं दे सकते हैं प्राथमिकता, अगर आप किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करवा रहे। तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मजीद केस में क्या हो रहा था, अजय हासिया वर्सेस खालिद मजीद केस में ये पॉइंट आ रहा था कि इंटरव्यू को बहुत ज्यादा परसेंटेज दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज अनरीजनेबल एंड दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता है सभी लोगों को, जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता है सभी लोगों को। इसी प्रकार का एक केस जो आपका है वो एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा है। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत एयर इंडिया ने ये रूल बना दिया था कि एयर होस्टेसेस जो आपकी हैं उनको या तो 35 साल पे रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर अगर उनकी शादी हो गई या फिर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अल्टीमेटली क्या था, अल्टीमेटली ये सारे के सारे क्लॉजेस को निकाल फेंका था। क्यों निकाल फेंका था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे वायलेट करते हैं आपके आर्टिकल 14 को। यानी कि आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, या आपकी शादी हो गई है तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आपका बच्चा हो गया है तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते हैं किसी को, बिकॉज दिस इज वायलेटिव ऑफ योर आर्टिकल 14 एट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं, सारे के सारे जो नागरिक हैं, उनको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, सारे के सारे जो लोग हैं भारत के अंदर उनको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। सभी राइट हर्षित, यस ऑफ कोर्स, ये तो काफ़ी बड़ा ही मुद्दा है। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। डेमोक्रेटिक नेशन आर्टिकल 13 को हम लोग वैसे डिस्कस भी करने वाले हैं विस्तार में। देखिए, आर्टिकल 13 में स्टेट को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये स्टेट के द्वारा दिए जाने चाहिए हमें, और अगर स्टेट हमें कुछ देने में ना लेकिन असक्षम रहता है तो उनके अगेंस्ट भी है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको करवाने भी वाली हूँ, और आर्टिकल 13 को हम विस्तार में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज बिल्कुल ही बेसिक, बहुत ही ब्रीफ चीजें कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मुझे बताइए। क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा सही है? द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. The Government of India एक्ट 1935, ये बहुत जरूरी आपका पॉइंट है। वैसे ये उत्तर नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत का जो संविधान है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है पूरा का पूरा। काफी सारे लोग ये कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, रेफर टू फंडामेंटल राइट्स। द ऑगस्ट ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स। द क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स। बताइए कौन सा सही जवाब है? सुष्मिता कुमारी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा सही जवाब है? केवल 5 प्रश्न कर रहे हैं ताकि आपको एक सैंपल पता चल पाए कि किस किस तरह के प्रश्न आपके अधिकतर आते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। जी सुष्मिता, मैं चेक करवा लूंगी कि पीडीएफ आपका ओपन क्यों नहीं हो रहा है। चलो फटाफट से बताइए बच्चे, यहाँ पर क्या सही जवाब है? बच्चे देखिए, प्लीज याद रखिएगा कि आपके जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इज एक्चुअली एडवोकेटिंग द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपकी जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये वैसे सारे के सारे मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस के अंतर्गत कल करवाने भी वाली हूँ, तो इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, दैट इज एडवोकेटिंग द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपकी जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या कर रही थी? आपकी जो नेहरू रिपोर्ट थी वो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की एक तरह से डिमांड भी कर रही थी। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। वैसे आपके कराची सेशन में भी ये हो रहा था। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर द नेहरू रिपोर्ट जो थी इट वाज एक्चुअली इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स। ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आपके फंडामेंटल राइट्स से बन सकते हैं वो सारे हम कल डिस्कस करने वाले हैं। उनको तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अब आप एक सेपरेट नोटबुक हर एक चीज के लिए बना लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्रैश कोर्स को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following statements is correct? Which one of the following statements is correct? Rights are claims of the state against the citizens. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of the citizens against the state. राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स। देखिए फ्यू सिटीजन्स आ गया, ये तो गलत ही है क्योंकि राइट्स आपके ऑल द सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, राइट्स आपके ऑल द सिटीजन्स के लिए हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है क्योंकि फ्यू नहीं है। जल्दी बताइए क्या सही जवाब है? आपके ये जो राइट्स हैं ये किसके अगेंस्ट हैं? आपके ये जो राइट्स है ये किसके अगेंस्ट है? देखिए राइट्स जो हैं, जो आपकी स्टेट की पावर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी स्टेट की पावर है उसे एक तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लीज याद रखिएगा, दे
आर अ गारंटी अगेंस्ट द स्टेट, दे आर अ गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। अगर कोई स्टेट का एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट दे आर गारंटिंग, ठीक है, उसके अगेंस्ट दे आर गारंटिंग, ठीक है। एंड दीज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, दीज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये राइट्स क्या हैं? क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये क्या है बच्चे? दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस, दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब स्टेट को एक तो परफॉर्मेंस इनको इंश्योर भी करना है, लेकिन अगर स्टेट का एक्शन कुछ हमारे प्रति गलत है तो हम अपने राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पे पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है सुष्मिता कुमारी, मैं देख लूंगी बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग। तो प्लीज याद रखिएगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये हमारे क्लेम्स हैं, ठीक है, ये प्रिविलेजेस नहीं है, ये हमारे क्लेम्स हैं, ठीक है, ये हमारे प्रिविलेजेस नहीं हैं। दीज आर क्लेम्स अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस। नो 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 नो, क्लेम्स ऑफ द स्टेट नहीं है, दीज आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस, दीज आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये मौलिक अधिकार किसको दे रखे हैं? ये मौलिक अधिकार सिटीजन्स को दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं स्टेट के विपरीत, ठीक है। ये मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, ये मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, ये मौलिक अधिकार किसको दे रखे हैं? ये मौलिक अधिकार सिटीजन्स को दे रखे हैं। और ये मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट दे रखे हैं? ये मौलिक अधिकार स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट दे रखे हैं। और यही पे ही आपके एक बच्चे ने पूछा था आर्टिकल 13 को एक्सप्लेन कर लीजिए। आर्टिकल 13 को भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें यही कंपोनेंट आएगा कि स्टेट को किस प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये क्लेम्स हैं, ये हमारे क्लेम्स हैं। किसके अगेंस्ट क्लेम्स हैं? दे आर क्लेम्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है, क्लेम्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये बेसिक चीजें समझ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्वरा त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए अगले पे देखते हैं, यहाँ पर अगला देख लेते हैं। Which of the following is given the power to enforce fundamental rights by the Constitution? निम्न में से किसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई हैं कि वो इन्फोर्स कर सकते हैं? यहाँ पर भी बच्चे का क्वेश्चन आ जाता है कि मैम आर्टिकल 13 बताइए। ये आर्टिकल 13 ही है। आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की एक तरह से पावर दे रहा है। आर्टिकल 13 जो आपका है, आर्टिकल 13 जो आपका है वो क्या पावर दे रहा है? वो जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है। किसको पावर दे रहा है? जुडिशियल रिव्यू की। निम्न में से किसको पावर दे रहा है? जुडिशियल रिव्यू की दे रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के कोई भी वायलेशन होता है, यदि फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। किसको पावर दी गई है? शाबाश, वेरी गुड अभिषेक यादव, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। देखिए प्लीज याद रखिएगा कि एनफोर्स करना, दीज फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल, आर्टिकल 13 ये भी बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को। आपके सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अनुसार दी गई है और 226 के अनुसार हाई कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी दी गई है और तथा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अनुसार। सो यहां पर आपको याद रखना है दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बच्चे क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एनफोर्स करना फंडामेंटल राइट्स, ये किसका दारोमदार है? ये दारोमदार आपके आर्टिकल 13 के अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन दिया जा रहा है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट को दिए रखा है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया जा रहा है। तो इसको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एज इट इज पूछे जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि मेरे फंडामेंटल राइट्स, यदि मेरे मौलिक अधिकारों को नहीं ठीक तरह से एक तरह से एनफोर्स किया गया है तो मैं किसकी मदद ले सकती हूँ? मैं यहाँ पर मदद ले सकती हूँ, ठीक है। इसको याद रखना बच्चे, ठीक है, इसको याद रखना। 32, 226, 13 जुडिशियल रिव्यू, ये पॉइंट्स याद रखने। आपने क्या याद रखना है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू याद रखना।
आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू याद रखना, ठीक है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू याद रखना। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है, ये आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट को दे रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to the citizens? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स में प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। वो हमें मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। जल्दी से बताइए कहां पर हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत जहां पर आपके 6 अफेयर ने एजुकेट किया और रेमेडी ली, अफेयर ने एजुकेट किया और रेमेडी ली, EFER एजुकेट किया और रेमेडी ली, तो ये आपके 6 जो राइट्स हैं ये कहां पर मेंशन्ड है। शाबाश, वेरी गुड। 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक ये मेंशन्ड है, 12 से 35 तक ये मेंशन्ड है, ठीक है, 12 से 35 तक ये मेंशन्ड है। शाबाश। यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। Which one of the following fundamental rights was amended as a result of decision of the Supreme Court of India? Supreme Court of India is स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस योर चपकाराम दोयरा राजन, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस आपका जो चपकाराम दोयरे राजन केस है। जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चीज़ों को हम विस्तार में एक बार देखेंगे भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में केवल आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को याद नहीं रखना है, आपने उससे रिलेटेड जो आपके केसेस आ रहे हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, उनको भी आपने क्या करना है, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो जल्दी से बताइए यहां पर आपका क्या सही जवाब हो जाता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर आपका क्या सही जवाब है। आपका जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस आपका चपकाराम दोयरा राजन केस है, चपकाराम दोयरा राजन केस क्या है, चपकाराम दोयरा राजन केस क्या है। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस आपका चपकाराम दोयरा राजन केस, ये आपका दूसरा केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चपकाराम दोयरा राजन केस के अंतर्गत आपका आर्टिकल 15 आ रहा है। जल्दी से बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। बच्चे ये टॉपिक आपको पता है, क्यों पता है आपका, ये हम लोगों ने पिछली बार भी किया था। आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, आपका सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर रहा था, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15 के अंदर पार्ट 4 को ऐड कर रहा था, आर्टिकल 15 के अंदर पार्ट 4 को ऐड कर रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है और इसमें प्रोविजंस दी गई थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट की प्रोविजंस दी गई थी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की प्रोविजंस दी गई थी। ये आपके स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चपकाराम दोयरा राजन केस, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चपकाराम दोयरा राजन केस के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज यहां पर याद रखिएगा कि आपका जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अमेंड कब हुआ था, अमेंड आपका 1951 में हुआ था, जब आपके आर्टिकल 15 में पार्ट 4 को ऐड किया गया था, क्लॉज 4 को ऐड किया गया था और इसके अगेंस्ट क्या हो रहा था, आपका राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था। बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप प्रोविजंस दे रहे थे आपके बैकवर्ड क्लासेस को, आप प्रोविजंस दे रहे थे अपने बैकवर्ड क्लासेस को। इसको हम लोग देखेंगे भी अच्छी तरह से, लेकिन इस तरह से आपको याद रखना है बेसिकली क्यों दे रहे हैं, ताकि इस तरह से आपको पता चले कि कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सरल सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, देखिए याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डायरेक्टली इंक्लूडेड, इट्स नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड बट इट्स इनडायरेक्टली इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ व्हिच आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ व्हिच आर्टिकल। जो आपका राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन सा आर्टिकल है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल है ये आपका? वेरी गुड, 19, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसे मेंशन नहीं है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो कि आजकल काफी ज्यादा जैसे महाराष्ट्र के केसेस जो राइज हो रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि किसी को भी उठा लिया जाता है अगर वो स्टेट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये आपका आ रहा है। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आ रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका कहां पर आ रहा है? फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका आर्टिकल 19 में आ रहा है। ठीक है, आपका कौन से आर्टिकल में आ रहा है? ये आपके आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 19 पार्ट 1A, आर्टिकल 19 पार्ट 1A। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 सबको पता होगा, लेकिन कौन से पार्ट में आ रहा है ये भी आपने याद रखना है। दैट प्लीज याद रखिएगा कि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आ रहा है या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आ रहा है वो 1A में आ रहा है। ठीक है, ये किस में आ रहा है? 1A में आ रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 19 1A। ये याद रखिएगा। ठीक है, कल की क्लास का टाइमिंग्स आपको बता दिया जाएगा, बट इट्स मोर लाइकली गोइंग टू बी एट 9 o'clock ओनली। ठीक है, इट विल बी एट 9 o'clock, अदरवाइज यू विल बी इन्फॉर्म, डोंट वरी। तो इसको प्लीज याद रखिएगा, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम गलती कर देते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अच्छी तरह से वी विल बी कवरिंग, ताकि आप सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे वो आता है। ठीक है, अच्छा, I would like to end today's session by this joke. Like I was telling you, this is Apoorv Mishra's course on law. तो he said that he started this course by saying कि एक joke है, I don't know if you'll understand this joke or not, कि अगर आपने एक lawyer से पूछा है 2 + 2 क्या होता है। ठीक है, if you've asked a lawyer what is 2 + 2, so lawyer का जवाब क्या रहता है? lawyer का जवाब ये रहता है, how much do you want it to be? How much do you want it to be? How much do you want it to be? मतलब आप जितना बोलोगे मैं उसको उतना बना के पेश कर दूंगा लॉ की सहायता से। ठीक है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है दैट देयर आर मेनी लूप होल्स। कोई भी आपका जो लॉ है, कोई भी जो आपका एक्ट है, कोई भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शंस होती हैं। तो दैट इज द रीजन हाउ दिस जोक हैज कम अबाउट, दैट व्हेन आस्क्ड अ लॉयर, जब हमने एक लॉयर से पूछा कि 2 + 2 क्या होता है, सो द लॉयर इज